हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 15 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है सीडीपी के प्रश्न हैं, यानी कि पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। टीएटी, ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो थोड़ा सा आप तो समझ गए होंगे कि किसके मापन के लिए किया जाता है। तो टीएटी का उद्देश्य होता है अभिक्षमता के मापन के लिए, यानी कि व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन टीएटी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम बी विकल्प को लॉक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो 14 में मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। किसने दिए, तो विलियम मैकडूगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। क्लियर। तो मूल प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है संवेग। क्या होता है, संवेग। संवेग वो होता है जो सभी व्यक्ति, यानी कि सभी प्राणी में पाया जाता है। वो चाहे व्यक्ति हो, जानवर हैं, पशु पक्षी हो, यानी कि सभी प्राणी। प्राणी का मतलब होता है कि सभी। ठीक है, तो सभी में पाया जाता है। जो मूल प्रवृत्ति संवेग होता है वो सभी में पाया जाता है। भय हो गया, आश्चर्य हो गया, क्रोध हो गया, ये सारी चीज़ें सभी में पाया जाता है, यानी कि सभी प्राणियों में पाया जाता है, केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में। तो सीटेट जो है सबसे पहले तो देखिए निगेटिव आंसर को आप काटिए। अगर नहीं भी पता है तो आप सबसे पहले काटिए कि केवल, तो आपके ऑप्शन कट ही जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ये जो संवेग होता है जन्मजात होता है और प्राकृतिक होता है, कि सभी प्राणी में पाया जाता है। तो सी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया। कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, केवल चूहे पर। तो देखो थॉर्नडाइक की बिल्ली, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। थॉर्नडाइक की बिल्ली। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, यानी कि कोल्ड हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर पर प्रयोग किया। तो बिल्ली पर। बोलते हैं ना थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक की बिल्ली, आप इसको रट लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। भाई शारीरिक विकास की जब बात की जाए, मानसिक विकास की जब बात की जाए, तब आपका वंशानुक्रम आता है, वातावरण आता है, खेल तथा व्यायाम आता है, भूख आता है और आर्थिक स्थिति आती है। ठीक है, अगर आपको वंशानुक्रम आपका अच्छा नहीं है तो उससे भी शारीरिक विकास पर आपके इफेक्ट पड़ेगा। वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा तब भी शारीरिक विकास जो है पड़ेगा। खेल तथा व्यायाम, भूख, आर्थिक स्थिति, ये सभी जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर डी विकल्प लॉक हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो प्रश्न नंबर 5 है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की गई है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, कि जिससे छात्र जो है सही व्यवहार करें। पुरस्कार है कि बच्चों को पुरस्कार दे दीजिए, वो अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रशंसा, लोगों के सामने उनकी प्रशंसा कर दीजिए, या फिर दंड दे दीजिए, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण कि देखिए एक शिक्षक अगर बच्चों के सामने
सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेगा तो उसका आदर्श देखकर जो है बच्चे भी सही व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन की सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, कि हमें जब सही व्यवहार हम करेंगे तो बच्चे भी हमारे देखेंगे तो भी सही व्यवहार करेंगे। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड ये सब क्या है, निगेटिव हैं, तो इसलिए ये सारे कट जाएंगे क्योंकि निगेटिव है। ठीक, और प्रश्न कैसे पूछा गया, तो प्रश्न पूछा गया पॉजिटिव, और आंसर क्या लगाएंगे, हम पॉजिटिव लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चा, श्रवण हास का मतलब समझ रहे हैं, सुनने में परेशानी, सुनने में अक्षम, एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम। सक्षम का मतलब होता है कि जो सुन सके, और अक्षम का मतलब होता है जो सुन न सके। ठीक है, सक्षम सही, अक्षम गलत। तो देखो, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किसका सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि जिन बच्चों को सुनने में समस्या होती है वो एक कक्षा में उन बच्चों को किसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर बच्चों को सुनने में दिक्कत है तो किसका सामना करना पड़ेगा उनको, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता का। ठीक है, प्रास्ताविक पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या फिर खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो देखिए, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, अगर वो परीक्षा दे रहा है तो वो तो परीक्षा दे पाएगा ना। और यहाँ पर पूछा गया कि श्रवण, सुनने में जिसको दिक्कत हो, तो वहाँ प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में, अरे उसको दिखाई तो दे रहा है ना, सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, तो जो देखने वाली चीज़ें उसको तो कर लेगा ना। खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, खेल कूद तो कर ही पाएगा वो। तो यहाँ पर दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो अपनी बातों को दूसरों के सामने कैसे आदान प्रदान कर पाएगा वो, ना तो अपनी बातों को दूसरों तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन दूसरे की बातों को अपने तक नहीं ले पाता। तो यानी कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने, दूसरों के साथ बातचीत करने में उसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, अगर उसको सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए हम ए विकल्प को लॉक कर देंगे। तो सीटेट जब भी ऐसे प्रश्न पूछे, सबसे पहले आप निगेटिव और पॉजिटिव को निकाल दीजिए, आंसर अपने आप निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किस समस्या से संबंधित है, किससे संबंधित, सुनने, बोलने, पढ़ने, बोलने और सुनने, डिसलेक्सिया पढ़ने और डिसग्राफिया लिखने। ठीक, तो यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। प्रश्न कैसे पूछा, निगेटिव पूछा, और हमें आंसर कैसे देना है, तो निगेटिव देना है। प्रश्न क्या है, निगेटिव है, आंसर क्या देना है, निगेटिव देना है। तो पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विशेषता है इस ऑप्शन में जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है कि जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं, अभिप्रेरित का मतलब जो उन बच्चों को काम करने में रुचि होती है, किसी चीज़ को पाने में अभिप्रेरित होते हैं, अक्सर आकर्षित होते हैं, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही, पॉजिटिव आंसर है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल, अगर अप्रेरित हैं तो आनंद आएगा। वे हमेशा सफल होते हैं, ये फैक्ट कैसा, निगेटिव है कि वे हमेशा सफल होते हैं। एक अप्रेरित बच्चों का ये मानना नहीं है कि वे हमेशा सफल ही होते हैं। ठीक है, अप्रेरित बच्चे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा सफल होते हैं, इसलिए निगेटिव आंसर आपका यही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, निगेटिव, आंसर क्या लगाएंगे, निगेटिव। क्लियर, तो सी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। अगर यहाँ पर हो जाता है एक केवल सफल होते हैं, केवल वाला कट जाता है, ये हमेशा सफल होते हैं, हमेशा शब्द जो है क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया कि हमेशा सफल होते हैं, तो गलत बात है। सामान्य बच्चे भी सफल होते हैं और अप्रेरित बच्चे भी सफल होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सफल होते हैं। ठीक,
प्रश्न नंबर 9 है कि संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। ठीक है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, संप्रत्यों के निर्माण से, फिर शारीरिक विकास के अनुसार। तो जो संवेग की उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियों को ही क्या बोलते हैं? तो संवेग बोलते हैं। विलियम मैकडूगल द्वारा 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डाक डॉट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डॉट डॉट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। देखो अभी हमने आगे बताया कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है आकर्षण, किसी चीज़ के लिए आकर्षित होना, किसी चीज़ के लिए क्या करना? आकर्षित होना। अरे भाई, हम सीटेट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सीटेट का फॉर्म फिल किए हैं तो किस लिए फिल किए हैं? कि नौकरी मिलेगी हमें, हमें नौकरी की आवश्यकता है, तभी तो हम सीटेट का फॉर्म फिल किए हैं कि बस सरकार जो है वैकेंसी निकाले, बस उसमें हम सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तो डाल देंगे। लेकिन सरकार क्या करे, वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है। तो हमें किसी चीज़ के लिए जब लालसा होगी तभी तो अभिप्रेरित होंगे, अभिप्रेरणा तभी तो हमारे अंदर होगी, आवश्यकता तभी तो होगी। अगर अभिप्रेरणा के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता, आवश्यकता होगी तभी तो हमें अभिप्रेरणा होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी उसी चीज़ को तो पाने के लिए उस तरफ हम अभिप्रेरित होंगे। ठीक है, समझे? प्रश्न नंबर 11 है कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ होता है? तो सभी को पता है, दो व्यक्तियों में भिन्नता। ठीक, कोई व्यक्ति एक समान नहीं होता, उसकी मानसिक जो है स्थिति एक समान नहीं होती। ठीक है, शारीरिक बनावट एक समान नहीं होती। तो सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो वही पूछा गया है कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? तो दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, या फिर कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव आंसर तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, तो दो व्यक्तियों में शारीरिक ही भिन्नता नहीं होती, मानसिक भिन्नता भी होती है, संवेगात्मक भिन्नता भी होती है। किसी में ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी में कम गुस्सा आता है। ठीक है, तो दोनों एक जैसे नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन हम लॉक करेंगे, क्योंकि जो सबसे अच्छा आंसर है, बड़ा आंसर, सटीक आंसर, तो उसी को हम लॉक कर देंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? हमने कहा क्वेश्चन निगेटिव, आंसर लगाओ निगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन निगेटिव पूछा, आंसर लगाओ निगेटिव। कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ऐसी कौन सी भैया है? ऑप्शन में विकल्प जो समावेशी शिक्षा की विशेषता ही नहीं है। तो पढ़ो, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने और वृद्धि करती है, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उसकी शिक्षा व व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, बिल्कुल सही। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतर रूप से बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल सही है। ठीक, यह समावेशी जो शिक्षा होती है वो सभी बच्चों के लिए होती है, सामान्य और विशिष्ट बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर केवल लगा दिए, केवल आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले, जिसको आवश्यकता है उन्हीं बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाए, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समावेशी शिक्षा सभी के लिए है। प्रश्न नंबर 13 है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? छात्र के अवांछित व्यवहार कि यानी कि छात्र जो है वो उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? उचित व्यवहार। आप एक मान लीजिए कि एक छात्र है,
वो कक्षा में उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। तो जब उचित व्यवहार नहीं करा तो उसके संशोधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसे माता पिता को सूचित करना है। अरे भाई, बच्चा है आपके पास आया है स्कूल, तो आप माता पिता को सूचित करोगे? अरे आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छात्र को दंडित करना है? बिल्कुल भी नहीं। उसे नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं। अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्योंकि छात्र है, उसको दंड वंड कुछ नहीं देना। मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि छात्र समझ लीजिए भगवान है, उसको के साथ कुछ नहीं करना। तो उसके कारणों का आप पता लगाइए। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि छात्रों को कुछ नहीं करना। उनके अब बच्चा उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा उद्दंडता मचा रहा था, आप उसके कारणों का पता लगाइए। हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो सकता है आपकी बातों में उसको रुचि ना आती हो, तो उसके कारणों का पता लगाइए तथा उपचारों का सुझाव देना कि कैसे वो सही हो जाए करना। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव सत्य नहीं है। आंसर कैसा? निगेटिव आपको ढूंढना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सिंपल सी बात, अगर आप कोई चीज़ सीखोगे तो वो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दिखेगा भाई। अगर कोई चीज़ आप सीखते हो तो आपके वो व्यवहार में दिखेगा, स्थायी परिवर्तन होगा। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। वृद्धि उसी प्राणी के अंदर होती है जिसके अंदर जान होती है। ठीक है, जिसके अंदर जान होती है वृद्धि तो उसी के साथ होगी। जो मृत जीवों के साथ वृद्धि थोड़ी ना होती है। तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। पेड़ पौधे अगर बढ़ते हैं तो उनके अंदर जीव है तभी तो बढ़ते हैं। मनुष्य बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है तो उसके अंदर जीव है तभी तो बढ़ते हैं। अगर जिन प्राणी के अंदर जीव नहीं है वो अजैविक प्राणी हो गया। ठीक है, तो इसलिए वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया भी सही है। आपका डी और सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यानी कि यही विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। तो आपका सी ऑप्शन, यही आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? बाकी तो ये तीनों क्या हैं? सही ही हैं। यही आपका नहीं पूछा है तो निगेटिव आपका यही है। प्रश्न नंबर 15 कि दृश्य रूप से बाधित, अभी हमने बताया श्रव्य रूप से बाधित, अब हम लेके आए हैं यहाँ पर दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? जिन बच्चों को देखने में समस्या हो, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, उनको एक कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ जो है कैसा अनुदेशन अनुकूलन करेंगे? ठीक है, उनका समायोजन कैसे करेंगे? तो कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करके। अरे भाई, जब उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जब उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो अब 1000 जो प्रस्तुतिकरण कर दीजिए दृश्य की, तो जब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे करेगा वो? निगेटिव। उसे अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। आप कुछ भी करिए, उसको दिख नहीं रहा है, क्या मतलब है? क्योंकि पूछा गया दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय, उसके साथ कार्य करते समय आप कैसा क्या करेंगे? तो ये भी आपका निगेटिव है, ये भी कट जाएगा। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान से केंद्रित करना। मैंने बोल दिया कि उससे इसको कोई मतलब नहीं है। आप कुछ लिखिए, बोर्ड पे लिखिए या फिर स्वयं कुछ करिए। जब उसको बच्चे को दिखाइए नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा? ऐसा कुछ आपको करना है कि जिससे वो फील करे कि क्या हो रहा है, आपने क्या लिखा। उस विधि से आप पढ़ाइए कि जिस विधि से वो बच्चा समझ सके। तो डी है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। जी हाँ, बिल्कुल, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर। आप छूकर बोलोगे कि समझ नहीं पा रहे कि ये छूकर महसूस करने वाली, जब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो छूकर ही महसूस करे ना। उसको किस विधि से पढ़ाओगे? तो उसको ब्रेल लिपि विधि से पढ़ाओ। उभरे
आप व्हाइट बोर्ड पे उभरे बिंदु लगा दीजिए, उसको छू कर बोलिए कि छुए, और जब छुएगा तो महसूस करेगा कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, तो महसूस करने वाली चीज़ों से उसको पढ़ाइए, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाई तो दे रहा है, वो सुनेगा। आप स्पष्ट रूप से बोलिए कि ये ए है, तो उसको जो है छुएगा तो जान जाएगा ए है। ठीक है, ऐसी कोई सामग्री का प्रयोग करिए अधिक से अधिक मात्रा में, जिससे वो इस चीज़ को संभल सके। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 प्रश्न पेडागोजी के, CDP के प्रश्न थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।